नमस्कार बच्चों, मैं अनीता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे क्रिया के अन्य प्रकार, जिसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। हमने पढ़ा था सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो आज इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे अन्य प्रकार में क्रिया का जो 6वां प्रकार है, 6ठा प्रकार है, वो आता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, द्वि का अर्थ क्या होता है? दो, और कर्म का मतलब कर्म। ऐसी क्रियाएं जहां पर दो कर्म पाए जाते हैं, जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं में दो कर्म, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। देखते हैं उदाहरण के साथ इसको। मोहन ने सोहन से पुस्तक ली। राम ने सांप को डंडा मारा। राम ने सांप को डंडा मारा। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर इन उदाहरणों की हम बात करें, एक उदाहरण और लिखती हूं मैं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अगर इस उदाहरण की बात करूं तो आप देखेंगे, पिछली कक्षा में हमने ऐसा ही एक उदाहरण पढ़ा था, लेकिन फर्क था। वो था हमारा अध्यापक ने छात्रों से हिंदी पढ़वाई, लेकिन यहाँ अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो बच्चों, इन पॉइंट में आज हम एक चीज और पढ़ेंगे। हमने जब अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ी थी, अकर्मक और सकर्मक की परिभाषा पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक नोट डाला था कि वाक्य में कर्ता के बाद क्या या किसे लगाने पर, वाक्य में कर्ता के बाद क्या या किसे लगाने पर अगर कोई जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। अगर आपने वो कक्षा नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उस क्लास में हमने जितने भी उदाहरण पढ़े थे, सारे क्या वाले पढ़े थे? मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्या खेलता है, बच्चा सेब खाता है, बच्चा क्या खाता है, सेब। तो मतलब इस तरह से सारे उदाहरण क्या वाले पढ़े थे हमने, किसे वाला, या फिर इसको किसको भी बोल सकते हो। अब ऐसा कोई उदाहरण नहीं पढ़ा था, लेकिन आज हम इन दोनों का प्रयोग देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। जो द्विकर्म क्रिया होती है वहां इन दोनों का ही प्रयोग करना पड़ता है। और आप उस कक्षा में अच्छे से समझ चुके थे कि जो जवाब इन शब्दों से हमें मिलेगा, वही शब्द हमारे क्या होते हैं? कर्म होते हैं। तो जो यहां पर अगर आप देखते हैं, सोहन को पुस्तक दी, को आएगा यहां पर, को पुस्तक दी। तो यहां हम देखते हैं, सबसे पहला तो क्रिया क्या है? देना। यहां पर क्रिया क्या है? मारना। और यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ाना। सभी में ये हमारी क्रियाएं हैं। आप अच्छे से जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके क्या का जवाब बनेगा वो कर्म होगा। क्या दी? पुस्तक। क्या मारा? डंडा। क्या पढ़ाई? हिंदी। तो कहने का मतलब आपका क्या है कि ये सारे के सारे आपके क्या हैं? कर्म है। ये भी कर्म है और ये भी आपका क्या है? कर्म है। आप ये भी जानते हो, वैसे तो यहाँ उस बात से इसका लिंक नहीं जोड़ेंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा अगर याद रहे तो आप लोगों ने कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को।
तो हम यहाँ से भी जानते हैं। वैसे को जो होता है संप्रदान में भी होता है, वो हम कारक के जो पॉइंट को पढ़ेंगे, कारक के टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं वैसे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो आपको पता चल गया ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है, ये भी कर्म, ये भी कर्म, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब दो तीनों के तीनों वाक्य में कर्म कितने दे रखे हैं? दो दो कर्म दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और पता है कि जैसे हम सभी स्कूल गए हैं, हम सबने स्कूल में देखा है एक हमारा प्रिंसिपल होता है। अगर प्रिंसिपल ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में जो उसका कार्यभार संभालता है उसको वॉइस प्रिंसिपल बोलते हैं। हम उसको कभी प्रिंसिपल नहीं बोलते, वॉइस प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक ही होता है, दूसरा जो उसका दावेदार रहेगा उसको आप वॉइस बोलते हो। या फिर हम किसी भी राज्य की बात करते हैं, हरियाणा की बात कर लो, तो यहाँ मुख्यमंत्री है एक, दूसरा जो उसी का दावेदार है उसको हम मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, उसको हम उप मुख्यमंत्री कहेंगे। किसी भी देश में एक राष्ट्रपति है और दूसरा अगर कोई है उसी कार्यभार को संभालने वाला तो उसको आप उपराष्ट्रपति कह सकते हो, उसको राष्ट्रपति नहीं कहोगे। तो दो एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। जो हम उप बोल रहे हैं उसका मतलब आप समझते हो, उसकी भूमिका कम होती है, उसको हम गौण बोलते हैं, और जो मुख्य है वो मुख्य है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो कर्म है, एक कर्म हो गया पुस्तक और एक कर्म हो गया सोहन। एक कर्म हो गया डंडा और एक कर्म हो गया सांप। एक कर्म हो गया हिंदी और एक कर्म हो गया छात्र। एक बार तो मैं इसी बात को स्पष्ट कर देती हूँ। क्या से तो आपने देख लिया, क्रिया के साथ लगाओ, क्या क्या दी? पुस्तक, मतलब कर्म। किसे दी? सोहन को, तो ये भी क्या है? कर्म। मैंने आपको बताया है इन दोनों का जो जवाब होता है वही क्या होता है? कर्म। यहाँ मारना हमारी क्रिया है, मारना से पहले क्या मारा? डंडा, तो इसका मतलब डंडा क्या है? कर्म। किसे मारा? सांप को, तो सांप भी क्या है आपका? कर्म। क्या पढ़ाई? हिंदी, तो हिंदी क्या है हमारा? कर्म। किसे पढ़ाई? छात्रों को, तो ये भी हमारा क्या है? कर्म। तो आप कर्म तो समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी अभी जो बात मैंने आपको बताई है कि दोनों मुख्य कर्म नहीं होते, दोनों होते हैं, उनमें से एक मुख्य होता है और एक गौण होता है। तो परीक्षा में बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुख्य कर्म है और कौन सा गौण कर्म है। तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जो बहुत ही आसान रहेंगे और आप आसानी से उसको याद भी रख सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई कहता है वो मेरा मुख्य है, वो मेरा खास है, या वो सब हम देखते हैं ज़्यादातर मंत्रियों के साथ बोलते हैं मंत्री का खास आदमी है, मुख्य आदमी है। तो जो मुख्य होता है वो हमेशा करीब होता है, दूर नहीं होता। जो उसके जितना करीब होगा उतना ही खास होता जाएगा उसका। तो ठीक इसी तरह से जो कर्म क्रिया के सबसे ज़्यादा समीप है वही कर्म मुख्य कर्म है, और जो कर्म क्रिया से दूर है वो आपका क्या हो जाएगा? गौण कर्म। तो यहाँ पर हमारी क्रिया है देना और इसके समीप कर्म क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक है वो हमारा मुख्य कर्म रहेगा, और जो सोहन है वो आपका गौण कर्म रहेगा। सेम यहाँ भी क्रिया मारना है, इसके समीप क्या है? डंडा। तो ये आपका क्या हो गया? मुख्य कर्म। डंडा हमारा मुख्य कर्म है और सांप है वो हमारा गौण कर्म है। यहाँ भी क्रिया पढ़ाना है, इसके समीप क्या है? हिंदी। तो हिंदी हमारा मुख्य कर्म है और जो छात्र है वो हमारा गौण कर्म है। तो मुख्य कर्म और गौण कर्म की एक पहचान तो ये हो गई हमारी, जो क्रिया के समीप है वो मुख्य कर्म है और जो क्रिया से दूर है वो हमारा गौण कर्म है। उसके बाद अगर आपको दूसरा कोई तरीका याद रखना है, ये नहीं ध्यान में रहता, तो आप याद रखेंगे हमेशा जो क्रिया के समीप वो क्या हो गया आपका? मुख्य कर्म, और जो क्रिया से दूर है वो गौण कर्म। एक तो ये हो गई हमारी पहचान। दूसरी जो रहेगी, मुख्य कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव होता है। जो मुख्य कर्म रहेगा आपका वो निर्जीव होगा, और जो गौण कर्म होगा वो सजीव। यहाँ पर पुस्तक निर्जीव है,
और सोहन सजीव है। तो जो मुख्य है वो निर्जीव और जो गौण है वो सजीव। डंडा निर्जीव है, मुख्य है। सांप सजीव है, गौण है। हिंदी निर्जीव है, मुख्य है। छात्र सजीव है, तो गौण है। एक तरीका आप ये भी याद रख सकते हो। ऐसे बिना ध्यान में रहे तो आप एक तरीका और आजमा सकते हो। जो भी आपके क्या का जवाब बनेगा वो मुख्य है, और जो आपके किसे या किसको का जवाब बनेगा वो गौण। क्या दी पुस्तक, क्या का जवाब जो है वो क्या है? किसे दी? सोहन को। जो किसे का जवाब है वो क्या है? गौण। क्या मारा? डंडा, मुख्य। किसे मारा? सांप को। किसे मतलब गौण। क्या पढ़ाई? हिंदी, मुख्य। किसे पढ़ाई? छात्रों को, गौण। तो बच्चों यहाँ पर परीक्षा में कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको सीधा वाक्य दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए कौन सी तात्कालिक है, पूर्वकालिक है, द्विकर्मक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर इनको ऐसे अंडरलाइन करके दोनों में से कौन सा मुख्य कर्म और कौन सा आपका गौण कर्म है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर और भी। तो यहाँ पर पूरा हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम आगे आगे। अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है वो हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती है। वैसे तो आपको पता है जो क्रिया होती है वो धातु से ही बनती है, लेकिन अगर कोई क्रिया इनसे बन जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे देखो हमने कुछ शब्द लिखे, मैंने लिखा यहाँ पे बात, या मैंने लिखा अपना, या फिर मैंने लिखा गर्म, झूठ। अब देखेंगे आप, जो बात शब्द है ये हमारा होता है संज्ञा, अपना शब्द होता है ये आपका होता है सर्वनाम। अगर गर्म और झूठ की मैं बात करती हूँ, सॉरी, झूठ भी हमारा क्या होता है? संज्ञा, और जो गर्म होता है वो आपका होता है विशेषण। ये संज्ञा है, ये विशेषण है, ये आपका सर्वनाम है, और ये भी आपका संज्ञा है। अगर इनकी बात करें तो हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बात से हमने एक शब्द बना दिया बतियाना, बतियाना। अपना से हमने एक शब्द बना दिया अपनाना। गरम से हमने एक शब्द बना दिया गरमाना। झूठ से हमने एक शब्द बना दिया झुठलाना, झुठलाना, झुठलाना। तो आपने देखा ये सारी की सारी क्या बन चुकी हैं? क्रिया। अब इस आपसे परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है बतलाना या बतियाना कौन सी क्रिया है, तो ये आपकी कहलाएगी नाम धातु क्रिया, क्योंकि आपको पता है ये बात से बनी है। और इसको वाक्य में भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे किसी ने कहा राम और श्याम बतियाते हुए जा रहे थे, बतियाना का मतलब बात करते हुए जा रहे थे। अपनाना अपना से बनी है, नाम धातु है। जैसे हमने कहा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया, तो ये आपका अपनाना क्या है? वह अपने हाथों को गरमा रहा था, उसने मेरी बात को झुठला दिया। तो इस तरह से आपकी सारी की सारी जो क्रियाएं बन गई ये आपकी हो गई नाम धातु
क्रिया। तो यहाँ पर हम आज का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अगली जो हमारी क्रिया है, लास्ट जो है आज की, वो है जी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नाम से ही समझ में आ रहा है, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। दो चीजों का जोड़ ही क्या होता है? संयुक्त। किसको जोड़ेंगे हम? क्रिया को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्रिया को ही जोड़ेंगे। तो जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक अर्थ को स्पष्ट करती हैं, क्रिया आपने लिखी दो या फिर दो से ज्यादा, और वो दोनों ही क्रिया एक ही बात को बताती है, वो आपकी कहलाएंगी संयुक्त क्रिया। जैसे हमने लिखा, राम ने पत्र लिख लिया, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तो यहां पर आप देखेंगे क्रिया का क्या है? काम क्या हुआ है? काम तो लिखने का हुआ है। यहां पर काम क्या हुआ है? तोड़ने का। काम ये हुआ है, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि राम ने पत्र लिख। इस बात को पूरी तरह से समझाने के लिए आपको बोलना पड़ा राम ने पत्र लिख लिया। एक क्रिया है लिखना और एक क्रिया है लेना, लेकिन हमारी बातचीत में इस क्रिया का जिक्र नहीं है। हमारी बातचीत में तो सिर्फ इस क्रिया का जिक्र है, लेकिन इस पूरी वार्तालाप को, पूरी बात को समझाने के लिए हमें यहाँ दोनों क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ा। तो ये आपकी जो रहेगी यहाँ पर, ये आपकी संयुक्त क्रिया रहेगी।